गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सृजन के पाठ 11 बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित है, लिखा गया है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। जैनेन्द्र को हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर जो लेखन की शुरुआत की थी या मनोविश्लेषणात्मक लेखन की जो शुरुआत की थी वो जैनेन्द्र के द्वारा ही की गई थी। इसीलिए इन्हें साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता संबोधित किया जा रहा है। हिंदी उपन्यास व कहानियों को इन्होंने नई दिशा दी। नई दिशा देने का कारण यही था कि इन्होंने कुछ इस तरह के नए विषय को लेकर अपना लेखन शुरू किया था जो कि इनसे पूर्व किसी ने नहीं किया था। क्योंकि 1905 में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इसीलिए इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात किया था, यानी अपने जीवन में अपनाया था और एक गंभीर चिंतक के रूप में भी थे। और इसीलिए इन्होंने इनकी जो चिंता है या इनका जो ये चिंतक व्यक्तित्व है, ये हमें इनके लेखन में भी दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं ये मुख्य रूप से गद्यकार ही हैं, इसीलिए इनकी सारी रचनाएं हमें गद्य से संबंधित ही मिलती हैं। सबसे पहले हम उपन्यास पर नज़र डालते हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह, इनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी और पाजेब। पाजेब एक ऐसी कहानी है जो कि महिलाओं के द्वारा उनके आभूषणों के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाती है। विचार प्रधान निबंधों के अंतर्गत आता है जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य, प्रेम और प्रेय। इसके अलावा इन्हें भारत का गोरकी कहकर मुंशी प्रेमचंद्र ने महिमा मंडित किया था। यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इन्हें भारत का गोरकी कहकर संबोधित किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे इस पाठ की जो बाजार दर्शन है उसमें हमें किस तरह का वर्णन मिलता है। तो बाजार दर्शन हमारे जीवन में उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद को प्रस्तुत करता है। बाजार दर्शन के अंतर्गत जो लेखक हैं उन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन आप खुद भी अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि हम बाजार का उपयोग किस रूप में करते हैं। आप आज के समय में देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। इन सारे शॉपिंग मॉल में हम बिना लिस्ट बनाए बाज़ार चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती, तो व्यर्थ चीज़ों को भी हम खरीद लाते हैं। यानी हमारी जेब भरी होती है और हमारा मन खाली होता है, तो हम बाज़ार से अनावश्यक वस्तुओं को भी लेकर आ जाते हैं। तो इसी बात को लेखक ने इस पाठ में हमें समझाने का प्रयास किया है। और ये जो व्यवस्था है ये क्या है, हम आर्थिक जो हमारी संपन्नता है उसका दंभ भरकर दूसरों को दिखाने के लिए इस तरह का व्यवहार करते हैं। और क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। क्रेता ये सोचता है, यानी खरीदार जो है वो ये सोचता है कि मुझे ये चीज़ सस्ती मिल रही है, और बेचने वाला जो है, विक्रेता जो है वो ये सोच रहा है कि मैं दो चीज़ों पर एक चीज़ फ्री देकर सामने वाले को क्या कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। और ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, कृत्रिम अभाव हो जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो शॉर्ट हो जाती हैं, लोगों को आवश्यकता होती है, लोग एक साथ भर भर कर अपने घर ले जाते हैं और दूसरों तक वो चीज़ पहुँचती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ के द्वारा देखने को और सीखने को मिलेगी, जो हमारे दैनिक जीवन में हम महसूस करते हैं। तो उपभोक्तावादी जो प्रवृत्ति है उसे रोकने के लिए और बाज़ार का उपयोग हम किस तरीके से करें, उसका सही उपयोग सिर्फ इस चीज़ में है कि वो सिर्फ हमारी आवश्यकता की पूर्ति का साधन मात्र ही बनकर रहे। हम बाज़ार अपनी जेब भरकर और खाली मन से ना जाएं। लेखक का कहना है कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो आपका मन भरा होना चाहिए, या फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ खरीद कर लानी है। आप उसी के आधार पर अपनी जो शॉपिंग है या जो खरीदारी है वो करेंगे, तो बाज़ार का जो उपयोग है वो सही रूप में सार्थक होगा। तो आइए हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हमने अभी
चर्चा की। आपने जैनेंद्र का जीवन परिचय सुना और इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या शामिल किया गया है, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की कि बाज़ार का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस सब की जानकारी हमें मिल चुकी है। अब हम इस मूल पाठ का अध्ययन करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाज़ार गए थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साग थी। अब ये जो साग थी ना, इसमें क्या है? हम ये कह सकते हैं कि व्यंग है उनका अपनी पत्नी के लिए। कहने का तात्पर्य ये कि जब मेरी पत्नी साथ थी तो मुझे इतनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय से अभी तक हम ये मानते हैं कि जो खरीदारी करने का शौक़ है वो महिलाओं को ही होता है और महिलाओं को ही इसमें प्रमुखता दी जाती है। इस हिसाब से तो हम ये मान सकते हैं कि पुरुष तो कुछ खरीदारी करते ही नहीं हैं या उन्हें तो कोई शौक़ ही नहीं होता। जबकि आजकल हम देखते हैं तो पुरुष वर्ग भी बहुत ज़्यादा खरीदारी करता है और बेफिजूल की चीज़ें हम कह सकते हैं कि वो भी लेकर आते हैं। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ये एक व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं मान रहे कि अगर वो खरीदने की शौकीन है तो ये उसका व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि स्त्रीत्व होने का प्रश्न है कि अगर वो स्त्री है तो फिर उसे तो ये सब करना ही है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन फिर भी हकीकत यहाँ पर हमारे लेखक जैनेंद्र ने बयां कर दी है कि यह बात पत्नी की ओट लेकर कही जाती है, यानी पत्नी पर ही इस बात का आरोप डाल दिया जाता है। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। वो कह रहे हैं एक कारण तो स्त्री के द्वारा खरीदारी है ही, दूसरा कारण जो कि बहुत विशेष है और वह कारण है मनी बैग, यानी आपका वॉलेट, आपका पर्स और उस पर्स में रखे पैसे और उन पैसों की गर्मी या एनर्जी। मतलब अगर आपकी जेब भरी है तो फिर हम कह सकते हैं कि आपको खरीदारी करने का या बेफिजूल पैसा बर्बाद करने का अधिकार है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? कई लोग पैसे को पावर समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन यहाँ पर सबूत के तौर पर कि अगर आपके पास पैसा है तो दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास पैसा है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको अपने आसपास माल टाल जमा करना पड़ेगा, यानी गाड़ी, बंगला। भाई बैंक बैलेंस है, बैंक में आपके पास बहुत पैसे हैं, आप करोड़पति हैं, तो लोगों को थोड़ी ना पता है कि आप करोड़पति हैं। कैसे पता चलेगा? आप अच्छे कपड़े पहनोगे, ठीक है, खूब सारी शॉपिंग करोगे, खरीदारी करोगे, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, अच्छा बड़ा मकान बंगला होगा और खूब दिखावा करोगे पैसों का, तब जाकर लोगों की दृष्टि में होगा कि आपके पास माल टाल है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। अब हर किसी को तो आप अपने बैंक का हिसाब नहीं बता सकते ना, लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आपका अगर मकान है, आपकी कोठी है, तो वो तो बिना देखे भी दिखते हैं, ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि उस पैसे को खर्च करने की जो परचेजिंग पावर है, उसके प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संयमी होते हैं, वो अपने पैसे की पावर नहीं दिखाते, फिजूल खर्ची नहीं करते। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और उन लोगों की नज़र में फिजूल सामान वास्तविकता में फिजूल ही होता है। वे पैसा बहाते नहीं हैं,
और बुद्धिमान होते हैं। वे पैसे की कद्र करते हैं, पैसे का मूल्य समझते हैं, इसीलिए हम उन्हें बुद्धिमान कह सकते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण, वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि संयम पूर्ण, बहुत शांति और बहुत धैर्य के साथ में हम ये कह सकते हैं कि वो पैसे को जोड़ते जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, और वे पैसे की पावर को मात्र ये सोचकर समझते हैं कि इसके प्रयोग की परीक्षा मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है या अधिकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उसका मन जो है वो गर्व से फूला रहता है। हम यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो कंजूस होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि उन्हें सिर्फ इस बात की तसल्ली रहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरी जेब जो है वो भरी है। बस खुद के पैसों से जो जेब भरी है उससे उनका मन जो है ना वो गर्व से फूला रहता है। फिर अब वो वापस अपने मित्रों पर आ गए। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, यानी अपना पर्स दिखाया। यह देखिए, सब उड़ गया। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो कि अब तो मुझे घर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता है, तो उस टिकट के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये देखो, मेरा पूरा पर्स खाली हो चुका। मैंने तब तय माना, और पैसा होता और सामान आता। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि तब मैंने ये निश्चय किया कि अगर इनकी जेब खाली नहीं हुई होती, पैसा खत्म नहीं हुआ होता, तो इनके पास और अधिक सामान आता। यानी जब तक पैसा खर्च नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक व्यक्ति खरीदारी करता जाता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। और उस समय मेरे मित्र जो सामान खरीद कर लाए थे, उस सामान को उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीदा, बल्कि परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के साथ में हम एक और महत्वपूर्ण तत्व जोड़ सकते हैं जिसे हम भुला नहीं सकते। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, और वह महत्व है बाजार का। मैंने कहा, ये इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक शब्द का अर्थ होता है बिना मतलब, बेफालतू। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है कि क्या करूं? मुझसे इस बारे में कुछ बात मत करो। बाजार एक शैतान के जाल के समान है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि कोई बेहया ही हो जो ना फंसे। अर्थात बाजार की जो साजो सज्जा है, बाजार की जो रौनक है, बाजार की जो रोशनी है, वो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। इतना सजा सजा कर माल बेचते हैं कि कोई बेशर्म बेहया ही होगा जो इसके जाल में नहीं फंसेगा या वो खरीदारी नहीं करेगा। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। कि हाँ, बात सही है, बाजार हमें आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो, और कहीं किसी और ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेरी ओर देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? कि मेरा जो ये साजो सज्जा है, मेरा जो ये रूप है, मेरा जो श्रृंगार है, ये जो सजावट है, बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें हैं, नई नई वैरायटी है, वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ जी। आप कई बार दुकान पर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखकर आकर्षित करती हैं। आपको चाहे वो नहीं खरीदनी है या आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी जानकारी प्राप्त करने चले जाते हो, और दुकानदार भी आपसे यही कहता है कि अरे देखने के थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही, पसंद आ रही है तो देख लो, ले जाओ। और अगर कोई जान पहचान का दुकानदार होता है तो कई बार तो वो हमें उधार में भी वो वस्तु दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उधार में दिए जाने के बाद उसका पैसा तो तय हो गया, उसे तो वो पैसा मिलेगा ही, आज नहीं कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन उस समय आपकी तो जेब खाली हो ही गई। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कि यहाँ पर आग्रह नहीं है। आग्रह के लिए अगर आप मना कर दोगे तो वो तो तिरस्कार की भावना जागृत करता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। लेकिन जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उनका आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। वो कहते नहीं हैं, उससे तो हमारे मन में चाह जागती है। अपनी जागृत इच्छा
के वश में न रहने पर हम उस बाज़ार को देखने चले जाते हैं और जाकर कुछ ना कुछ बेफिजूल की चीज़ खरीद लाते हैं। यह चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और अभाव आपको अपने पास महसूस होता है। ऐसा लगता है अरे बाज़ार में कितनी तरह की चीज़ें आ गई है, कितनी नई नई वैरायटी है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। महिलाएं होंगी तो सोचेंगी मेरे पास किचन में ये चीज़ नहीं है। तो हर व्यक्ति के मन में क्या होता है, सामने ऊँचे बाज़ार को देखकर जो चाह जगती है, उस चाह से वो अपने पास में हर चीज़ अभावपूर्ण महसूस करता है। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को यही लगता है कि उसके पास जो कुछ है वो काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ इतना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। मेरे पास परिमित का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में, और अतुलित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, और कोई अगर अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए, अपने विषय के ऊपर न जान पाए, अपनी जेब के बारे में ना सोच पाए, तो ये जो बाज़ार है उसकी कामना को विकल कर देता है। विकल क्यों? पागल हो जाता है व्यक्ति, खरीदने लग जाता है सामान। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। और मनुष्य के मन में असंतोष की भावना आ जाए, तृष्णा यानी प्यास, और ईर्ष्या की भावना कि कोई और व्यक्ति खरीद रहा है तो वो उसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है कि देखो इसके पास इतना पैसा है कि ये खरीद रहा है, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता हूँ। ठीक है, और ये सारी बातें जब मन में आती हैं तो मनुष्य को सदा के लिए क्या बना देता है? बेकार बना देता है। एक और मित्र की बात है, अब वो एक दूसरे मित्र का उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। एक मित्र ऐसा था जो गया और पत्नी पर सारा दोष डालकर ये कहता है कि ये जो साथ थी तो इतना सामान आ गया, और एक दोस्त सुबह से गया शाम को आया लेकिन फिर भी खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या। अब उनकी समस्या क्या है कि जब मैं बाज़ार गया तो वहाँ इतनी सारी चीज़ें थीं कि मुझे ऐसा लगा सभी कुछ मुझे लेनी चाहिए, तो मैं ये नहीं तय कर पाया कि मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं ला पाया। सभी कुछ तो लेने को जी होता है, और आपने आजकल देखा है बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहाँ पर तो हर चीज़ आपको एक ही स्थान पर मिल जाती है, कपड़े भी, कॉस्मेटिक भी, स्टेशनरी भी, और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर वहाँ पर आप क्या करते हैं? और ग्रॉसरी आइटम, खाने पीने के सामान, ये सारी चीज़ें भी, प्लास्टिक के आइटम, तो आप क्या करते हो? नहीं चाहते हुए भी ले ही लेते हो। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, कि अब उसमें से मैं छाँट कर सोच कर कुछ लेता तो ऐसा लगा बाकी सबको छोड़ देता, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, और यही कारण है कि मैं वहाँ से कुछ भी खरीद कर नहीं ला पाया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी, लेकिन जो मेरे मित्र ने बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। बाजार में एक जादू है। अब लेखक बात कर रहे हैं बाजार के जादू की। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वो जादू कैसे काम करता है? आँख की राह, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम आँख के माध्यम से ही उन चीज़ों को देखते हैं। वह रूप का जादू है, और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। पर जिस प्रकार से लोहे का चुंबक का जादू सिर्फ लोहे पर चलता है, उसी प्रकार से इस जादू की भी एक मर्यादा होती है। किस पर चलेगा? उस पर चलेगा जिसकी जेब भरी होगी और मन खाली होगा, यानी उसे नहीं पता होगा कि मुझे खरीदना क्या है, और जेब में बहुत सारे पैसे होंगे। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी जेब खाली है और मन भरा नहीं है तो भी जादू चल जाएगा, आप उधार सामान खरीद लाओगे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हुई, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है, क्योंकि जेब में पैसा है तो अब तो आप वो सारे सामान खरीद कर लाओगे ही। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। सारे सामान भी ऐसे होते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है
फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो भी रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यहाँ लेखक कह रहा है कि चाहे हमने रेशमी डोरी ही पहनी हो, लेकिन अगर उस रेशमी डोरी से जो जकड़ हो गई है तो क्या वो मुलायम या कम दर्द वाली होगी? तब भी वो वैसी ही होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। अब लेखक यहाँ पर हमें वो जो बाज़ार का जादू है उससे बचने का उपाय बता रहे हैं। वह यह है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो, मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ। यानी हम लेखक के कहने से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बाज़ार तब जाना चाहिए जब हमारा मन भरा हो और जेब खाली हो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, ताकि जो लू है वो उस पर अपना असर नहीं दिखाती है। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यानी आपके मन में अगर कोई लक्ष्य निश्चित है कि मुझे क्या चीज़ खरीदनी है, आप उतनी ही खरीदोगे, या फिर आपका मन भरा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे ये कुछ भी नहीं लेना, तो पूरा बाज़ार आपके लिए फेल हो जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। और जो चीज़ आप खरीद कर लाओगे वो बेफिजूल नहीं होगी बल्कि आपके काम की चीज़ होगी, और काम की चीज़ आने पर आपके मन में आनंद की प्राप्ति होगी। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाज़ार का असली महत्व, असली कृतार्थता यहाँ लेखक ने बताई है कि बाज़ार जो है आवश्यकता के समय काम आए, यही उसकी कृतार्थता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सारी इच्छाओं को दबाना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करोगे तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो शून्य हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे ये झूठ है। और अगर मन में ये सोच लो कि नहीं, मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना, मैं अपने आप को इच्छाओं को रोक सकता हूँ, तो ये क्या है? झूठ है, मिथ्या है। और अगर इच्छा निरोध स्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी क्या है? झूठ ही है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह नहीं बन सकती। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है कि लोभ अगर आपके मन में आया लेकिन आपने नकार दिया तो यह आपकी जीत नहीं है, ये लोभ की जीत है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? आपने क्या किया? किसी को ना देख पाऊँ उसके लिए आपने अपनी आँखें फोड़ डाली, तो फिर अब तो आप किसी के भी दर्शन नहीं कर सकते हो, तो ये तो आपके लिए स्वयं ही नुकसान हुआ ना। ऐसे क्या लोभ मिटेगा? नहीं मिटेगा। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? और कौन कहेगा कि आपने आंखें बंद कर ली, आंखें फोड़ ली तो क्या आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी? आपने पहले जिन चीज़ों को देखा अब तो आपकी आंखों से देख नहीं सकते, तो आपके मन में, मस्तिष्क में वो विचार चलते रहेंगे। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो आप ये सोचते रहोगे कि वो चीज़ कितनी सुंदर थी। उसका दर्शन तो आपके पास फिर भी समाप्त नहीं होगा। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? और इस तरह के जो सपने होते हैं क्या हमारा सुख चैन नहीं छीन लेते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह एकारत ही बेकार है। यह तो हट वाला योग है, ये तो जबरदस्ती करने वाला योग है। शायद हटी हटे योग तो है ही नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। और हमारा जो मन है ना वो कंट्रोल करने से कृशकाय हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होंगी। वह मुक्त ऐसे नहीं होता है, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। लेखक क्या कह रहा है कि मन को जबरदस्ती तो रोकना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अगर हम ही पूर्ण बन जाते तो हम परमात्मा ना बन जाते। अपूर्ण है इसीलिए हम हैं यानी मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है कि हम अपूर्ण है, इस बात को स्वीकार करके ही हम किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं। अतः उपाय
कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, उसे थोड़ा बहुत हमें कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अखिल यानी इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का अंग है, लेकिन फिर वो स्वयं पूरा नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि बाज़ार होता क्या है और बाज़ार की सार्थकता किस में है, हमें बाज़ार कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार से बाज़ार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, किस प्रकार से हमें बाज़ार का उपयोग करना चाहिए और अपने मन को बलात् यानी ज़बरदस्ती हठ योग के माध्यम से भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती इस प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं तो वो तो हठ के समान हो जाता है, ज़बरदस्ती वाला हो जाता है और उस किसी भी मनुष्य के द्वारा की गई अपने साथ इस तरह की ज़बरदस्ती मनुष्य को शून्य बना देती है, यानी उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ हमें अपनी इच्छाएं समाप्त नहीं करनी है, बल्कि हमें थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके बाज़ार को सार्थक बनाना है, यानी हमें जेब भरी हो तो बाज़ार नहीं जाना है और मन खाली हो तब भी बाज़ार नहीं जाना है। हमें बाज़ार तब जाना है जब हमारी जेब तो हो खाली और मन हो भरा, तब हम जाकर बाज़ार से वो ही चीज़ें खरीदेंगे जो हमारे उपयोग की हैं। आगे जो लेखक है वो हमें भगत जी नामक एक व्यक्ति का उदाहरण समझाने जा रहे हैं, तो इस उदाहरण को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज तक हम इतना